जय हिंद सभी साथियों को। राधे राधे। जय श्री राम। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार, जय भीम। सभी साथी जुड़ जाइए इसी के साथ। आज ये 1857 की क्रांति, द रिवोल्ट ऑफ 1857, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले मैं रूपरेखा की बात कर लेता हूँ। रूपरेखा की चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे, और हो सकता है कि 1857 की क्रांति को थोड़ा समय लग जाए, क्योंकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए, सबसे पहले कोई भी अगर चीज होती है तो जरूरी नहीं है कि वो राजस्थान में ही हो। सबसे पहले भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें देखना होगा कि क्रांति कहां से हुई है। और इससे पहले हम जो रूपरेखा देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि ये जो हमने शब्द एक यूज किया है, क्रांति, इस क्रांति का मतलब क्या होता है, क्या होती है क्रांति और क्या होता है विद्रोह। देखिए, दो शब्द आते हैं, क्रांति और विद्रोह, है ना। तो क्रांति और विद्रोह, देखिए कुछ कंडीशंस में इसको क्रांति कही गई है, ठीक है, और कुछ कंडीशंस में इसको विद्रोह कहा गया है ना। तो क्रांति क्या होती है और विद्रोह क्या होता है, चलिए आज मैं एक जानता हूं, आपको मैं बता देता हूं क्रांति क्या होती है। क्रांति होती है किसी भी व्यवस्था में, किसी भी व्यवस्था में, यानी कि कोई व्यवस्था चल रही है, सदियों से चली आ रही एक व्यवस्था है, ठीक है। जैसे एक मैं आपको विद्यालय व्यवस्था की बात करके दे देता हूँ कि पहले एक विद्यालय व्यवस्था होती थी, एक गुरुकुल होता था। यहाँ पर जो अपने जैसे गुरु बैठते थे, इनके चारों तरफ शिष्य बैठकर वहां पर, वहीं पर रहकर और इसका अध्ययन किया करते थे, है ना। अध्ययन किया करते थे वो जो शिष्य होते थे, उन्हें गुरुकुल व्यवस्था कहा जाता था। आज इसी गुरुकुल व्यवस्था को कुछ, जैसे अपने कह सकते हैं कि नए थोड़े इसमें परिवर्तन करके, नए परिवर्तन जो विकासशील हैं, उन विकासशील या विकसित परिवर्तनों को करके इस व्यवस्था को हमने एक नाम दे दिया, बोर्डिंग स्कूल्स। बोर्डिंग स्कूल्स जैसे आपका नवोदय विद्यालय, है ना। वो जो व्यवस्था में परिवर्तन आया, जो विकासशील परिवर्तन होता है, उसे क्रांति कहा जाता है। विकासशील परिवर्तनों को क्रांति कहते हैं। क्रांति वो नहीं है कि आपने परिवर्तन किया, लेकिन आपने परिवर्तन कौन सा किया, जो उसको ह्रास की ओर ले गया। ह्रास की ओर जाने वाला परिवर्तन कभी भी क्रांति नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। क्रांति ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ परिवर्तन किए जाए, पूरी व्यवस्था परिवर्तन नहीं करनी है, कुछ परिवर्तनों के माध्यम से, यानी कि आमूल चूल छोटे छोटे परिवर्तन करने हैं। छोटे छोटे परिवर्तन करने के बाद में अगर वो व्यवस्था हमारी एक विकसित व्यवस्था होती है, या उसमें कुछ सफल परिवर्तन होते हैं, उन्हें हम क्रांति कहते हैं, ठीक है। चल रही व्यवस्था में कुछ थोड़े बहुत आमूलचूल परिवर्तन करना, जिससे कि व्यवस्था सफलता की ओर चले, या विकास की ओर चले, या अग्रसर हो, आगे की ओर चले, उसे क्रांति कहा गया है। और जो विद्रोह है, इस विद्रोह की अगर मैं बात करूं तो विद्रोह क्या होता है। विद्रोह, देखिए पहली बात तो विद्रोह, सबसे पहला शब्द जो है वो विरोध से बनता है। विद्रोह का हम अगर दिमाग में देखते हैं तो विद्रोह एक विरोध होता है, ठीक है ना। किसी व्यवस्था के नियमों की अवहेलना, जैसे कोई व्यवस्था है, किसी व्यवस्था के नियमों की, नियमों की अवहेलना, इसको क्या कहा जाता है, विरोध। कोई भी नया नया जो परिवर्तन है उसकी अवहेलना करना, मानने से इनकार कर देना कि मैं तो कौन मानू, थार जच्चा बिया कर लियो, वो होता है विद्रोह, ठीक है। जैसे कि आपके गांव में सड़कें बन रही है, ठीक है, मान लीजिए आपके गांव में सड़कें बन रही है, आपके शहर में सड़कें बन रही है, लेकिन उसमें आपने एक बात कह दी कि ना भाई, मन तो आ सड़क पसंद को नहीं, मेरे तो इया बनाओ, मन तो आ सड़क सीधी ले जान रहे हो, मेरे तो जच्चा को नहीं, मन तो सड़क इया लेके जाओ, ठीक है। तो वो जो परिवर्तन है उसे कहते हैं विरोध। आपने विरोध किया उसका, उसको विद्रोह कहा जाएगा। जिस किसी भी नई व्यवस्था का विद्रोह किया जाता है उसे, सॉरी, किसी भी नई व्यवस्था का विरोध किया जाता है उसे विद्रोह कहते हैं, ठीक है। जैसे पहले, जैसे मैं कह दूं जीएसटी, जीएसटी का विद्रोह, विरोध किया गया था, ये विद्रोह था, ठीक है, छोटा सा विद्रोह था। उसके बाद में अगर मैं कह दूं कि वर्तमान में टैक्स, ओपीएस या एनपीएस या यूपीएस, ये जो चीजें हैं, एनपीएस और यूपीएस,
इनका विरोध करके कहा कि हमें पुरानी व्यवस्था ही लागू करके दो। ये जो आप कर रहे हो ये विद्रोह है, ये विरोध है। ठीक है, अब मैं भारत के परिप्रेक्ष्य से बात करूं, क्योंकि ये देखो क्रांति जो है, हमें इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले इसके अंदर जाना पड़ेगा, इसकी जड़ पकड़नी पड़ेगी कि ये कहाँ से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, तत्कालिक कारण क्या थे, मुख्य कारण क्या थे। कारण दो होते हैं, तत्कालिक कारण यानी कि जो एट द सेम टाइम यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, जो ऊपर से दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना, ये पहला कारण होता है, यानी कि जो सामने से देखने पता चलता है कि हाँ ये कारण है एक। लेकिन उसके मुख्य कारण भी तो होते हैं, मुख्य कारण भी तो होते हैं ना। तो इसमें दो कारण होते हैं, एक तो तत्कालिक कारण, जो एक्शन एट द सेम टाइम परफॉर्म किए जाते हैं वो तत्कालिक होते हैं। लेकिन मुख्य रीजन जो बहुत ही लंबी चौड़ी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ करवाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है मुख्य रीजन, मुख्य कारण। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 1857 की क्रांति के जो अपने कह सकते हैं कि स्रोत कहाँ से मिलते हैं कि क्रांति हुई। अब अपने को कोई कह दे जी हाँ आपने नानी सुनाती झुंडिया की कहानी सुनाती है नी, तो आपा तो चलो बात तो कहानी है आपा मान गया, ठीक है भी नानी एक झुंडिया तो भी डाम के गड़के दे दी वो चाल पड़ी, वो एक कहानी है। ठीक है, लेकिन अब जैसे अपने को एक बात कह दे कि औरंगजेब नाम का एक शासक हुआ करता था, ठीक है, हमें एक बात कह दे कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, तो इनके कुछ तो स्रोत होंगे, कुछ तो लोग जो बातें कर रहे हैं, सभी लोग एक जैसी बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो उसमें कुछ सच्चाई है, उसकी कहीं ना कहीं तो लिखा पढ़ी की गई होगी, कहीं ना कहीं वो डेट दी गई है, कहीं तो उसका कोई प्रमाण मिलेगा, उसी प्रमाण को स्रोत कहते हैं। अब कुछ जो जैसे विद्वान थे उन्होंने लिखी थी, एक का नाम था वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर, वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर दास सावरकर थे इनको नाम, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, क्या नाम था, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया कि 1857 के विद्रोह की जानकारी दी है, इस पुस्तक में इन्होंने 1857 के विद्रोह की जानकारी दी है। पहला तो ये व्यक्ति है, ठीक है, वी.डी. सावरकर। दूसरा व्यक्ति, अब दूसरा व्यक्ति कौन होगा, तो उनका नाम है R.C. मजूमदार। मैं कुछ मुख्य मुख्य चीजें लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, आप इनको कॉपी में नोट आउट कर लीजिए, याद करने के परिप्रेक्ष्य से भी, क्योंकि कल को जैसे ये इनके नाम पूछे जाते हैं, पुस्तकों के नाम पूछे जाते हैं, लेखकों के नाम पूछे जाते हैं, उसमें क्या लिखा है वो पूछा जाता है, ठीक है ना। इनकी एक पुस्तक है द सिपोय म्यूरिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, द सिपोय म्यूरिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया, एक तो 1857 के विद्रोह की जानकारी दी जैसा कि यहाँ पे है, ठीक है ना। एक इन्होंने जो ये सिपोय म्यूरिनी लिखा है, इसमें इन्होंने लिखा है कि सिपाहियों के द्वारा ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था, इन्होंने इसके बारे में लिखा है, सिपाहियों की भगदड़, सिपाहियों की जो अपने कह सकते हैं कि एक विद्रोह का तरीका सिपाहियों के द्वारा था, है ना, सैन्य विद्रोह कहा है इन्होंने इसमें, ठीक है। एक व्यक्ति थे एस एन सेन, इनका पूरा नाम मेरे को भी नहीं पता क्या है, इनकी पुस्तक का नाम है 1857, ठीक है। एक व्यक्ति अशोक मेहता, अशोक मेहता, इनकी पुस्तक है 1857, 1857 द ग्रेट रिवेलियन, द ग्रेट रिवेलियन, ये इन्होंने पुस्तक लिखी है, ठीक है। इसमें भी इन्होंने कहा है कि ये एक जैसे विद्रोह था, ठीक है ना। अब एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, प्रीचार्ट,
प्रीचार्ड, इसे पिकार्ड भी कहा जाता है, प्रीचार्ड को पिकार्ड भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, पिकार्ड भी कहा जाता है, ठीक है ना। प्रीचार्ड ने क्या किया, इनकी एक पुस्तक थी द म्यूरिनी ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, द म्यूरिनी ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। ये कुछ पुस्तकें हैं, इसमें इन सभी पुस्तकों में इनको जैसे विद्रोह की संज्ञा दी गई है कि 1857 का एक विद्रोह था ये, ठीक है ना। लेकिन आरसी मजूमदार जो है, आरसी मजूमदार, ये कहते हैं कि ये एक सैन्य विद्रोह था, लोगों के द्वारा तो था ही, इसी के साथ ये एक सैन्य विद्रोह भी था, ठीक है ना। अब विद्रोह की प्रकृति बताओ कैसी थी। कुछ लोगों ने, अब जैसे इन्होंने तो की थी पुस्तकें, ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो इन पर वाक्य कहेंगे, कथन कहेंगे, ठीक है, जैसे एक गौरीशंकर हीरानंद ओझा, वो कुछ कहेंगे, और जैसे महात्मा गांधी ने कुछ कहा, सॉरी हाँ, महात्मा गांधी ने बाद में कुछ कहा था, वीडी सावरकर ने कुछ कहा, बेंजामिन डिज़रेली ने कुछ कहा, आउट्रम ने कुछ कहा, रीज ने कुछ कहा, जॉन लॉरेंस सीले ट्रेविलियन ने कुछ कहा, है ना। ये अब इसमें पहला जो नाम आता है वो आता है वी डी सावरकर। वी डी सावरकर जो है, इन्होंने इसे स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। क्या कहा, ये क्या है, स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, इन्होंने ये बात कह दी। बेंजामिन डिज़रेली ने कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, बेंजामिन डिज़रेली ने कहा ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है, ठीक है। इनके अलावा कुछ व्यक्ति और भी हैं, जैसे आउट्रम, आउट्रम ने कहा कि ये अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। किसने कहा, आउट्रम। क्या कहा है इसने कि यह अंग्रेजी सरकार के खिलाफ क्या है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। मतलब इन्होंने देखो, उस समय अंग्रेजों की भी ये सोच थी कि हिंदू मुस्लिम एक है, ठीक है, एक होने के बाद में ये हमें पीट पीट के भगा के निकाल सकते हैं। लेकिन आजकल देखो क्या हो रहा है, हिंदू कह रहा है मुसलमान माड़ा, माड़ा मुसलमान कह रहा है हिंदू माड़ा, ये राजनीति भिड़ा रही है सबको, है ना। उस समय देखो क्या सोच रही होगी, ये देखो कितनी गजब की सोच है ये। भारतीय थे सभी, कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, सभी भारतीय थे। बस एक अंग्रेजी सरकार ने फूट डालो राज करो नीति अपनाई है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है LER रीज, आप इनको सीधा रीज ही कह दो, इसका नाम क्या है, रीज। ये जो रीज है, इन्होंने कहा कि ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांधों का विद्रोह, ईसाइयों के विरुद्ध किसका विद्रोह है, धर्मांधों का। किसने कहा था, ये रीज ने, ठीक है। अब एक व्यक्ति आते हैं जॉन लॉरेंस सीले ट्रेविलियन, इन सब ने कहा कि यह तो एक सैनिक विद्रोह है भाई, और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी तक क्रांति शुरू नहीं हुई है, मैं कह देता हूं आपको, ठीक है ना। अभी तक तो क्रांति का रूपरेखा ही बन रही है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्रांति की थोड़ी बहुत रूपरेखा स्टार्ट हो रही है। जैसे 1857 की जो क्रांति थी, उसका चिन्ह क्या था, चिन्ह एक तो था कमल का फूल, और एक थी रोटी, ठीक है, कमल का फूल और रोटी। अब विद्रोह की जो निर्धारित दिनांक थी, निर्धारित दिनांक, सॉरी एक मिनट,
निर्धारित दिनांक जो थी वो थी 31 मई 1857। ठीक है, 31 मई 1857। इस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो महारानी तो थी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। और इंग्लैंड के पीएम कौन थे? तो इनका नाम है पाल्मस्टर, पाल्मस्टर। ठीक है, ये इंग्लैंड के पीएम थे। भारत का गवर्नर जनरल कौन था इसमें? ये 4-5 बातें इंपॉर्टेंट है। तो भारत का गवर्नर जनरल जो था जीजीआई जो था भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो था कैनिंग। ठीक है। और सेनापति कौन था भारत में जो सेनापति था उसका नाम था जॉर्ज एनिसन। ठीक है, ये आपको छोटी सी रूपरेखा मैंने बना के दे दी है। अब कुछ बातें इसके बारे में कर लेते हैं कि ये क्रांति क्यों हुई है, कारण इसके क्या रहे हैं। तो क्रांति के कारण, पहला कारण, ये कारणों की मैं चर्चा कर रहा हूं यहाँ पे। तो कारणों में पहला जो कारण है वो रहेगा अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था नंबर 1। दूसरा, वेलेजली की सहायक संधि। ठीक। नंबर 3, सूर्यास्त कानून 1794। 4 नंबर कारण, इनाम कमीशन 1854 बंबई। इस इनाम कमीशन ने क्या किया? 20,000 से अधिक जागीरें जब्त कर ली थी भारत की। ठीक है, 20,000 से ज्यादा जो जागीर थी भारत की वो इसने जब्त कर ली। ठीक है, अब आगे 5 नंबर, डलहौजी की गोद निषेध नीति। ठीक है, इसी नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी जैसे बड़े बड़े जो रियासतें, जागीरें या राजाओं के जो अपने कह सकते हैं कि नगर थे या राजाओं के जो राज्य थे उनको छीन लिया गया था गोद निषेध नीति के तहत। कि आप गोद लिए हुए पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते, या अगर आपका उत्तराधिकारी छोटा है, अगर आपका उत्तराधिकारी अल्प आयु है या कम आयु का है तो आप उसको उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। ये इनकी व्यवस्था थी। ठीक है, नंबर 5 और नंबर 6 पे है धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। ये आया था 1850 में। इसके तहत क्या हुआ कि जो व्यक्ति ईसाई धर्म को अपना लेता है या अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म में आ जाता है तो ऐसे भारतीयों को उसकी पैतृक संपत्ति में, यानी कि उसके पूर्वजों की जो जायदाद है उसमें पूरा पूरा अधिकार मिल जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके ईसाई नहीं है या जो ईसाई धर्म में नहीं है उस व्यक्ति को पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, 7 नंबर था डाक अधिनियम। 1854। इसके तहत क्या हुआ कि जो भारतीय सैनिक थे वो जब अपने घर पे कोई पत्र वगैरह करते तो उन पर तो लगता टैक्स, पैसे दो। ठीक है,
और जो दूसरे जो सैनिक थे, जो अंग्रेज सैनिक थे, उनके जो डाक संचार था उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, इसलिए भी कोई दिक्कत हुई। 8 नंबर का एक पॉइंट आता है, उसका नाम है सेना भर्ती अधिनियम। सेना भर्ती अधिनियम 1856। इसमें क्या हुआ कि नंबर 1, पहला कारण, सैनिकों को समुद्र पार जाना अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि लड़ाइयां समुद्र के उस पार हो रही है तो सैनिकों को वहां जाना पड़ेगा। ठीक है, वो समुद्र के पार जो सैनिक जा रहे हैं वो वहां के वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल नहीं पा रहे थे, वहां पर सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, और दूसरा, जो सैन्य का अधिकारी, जैसे भारत का एक अधिकारी इंस्पेक्टर है, ठीक है, समझ गए आप। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि भारत में एक ट्रिपल स्टार इंस्पेक्टर है, भारत का व्यक्ति है, वहां का एक हवलदार है, ये पट्टी वाला, ठीक है, हवलदार है। ये जो सैनिक है, ये जो अधिकारी है, भारत वाला व्यक्ति अधिकारी मान लिया गया वहां पे कि हाँ ये अधिकारी है, लेकिन सैल्यूट वो इसको मरेगा। ठीक है, हवलदार जो अंग्रेज है वो अधिकारी को सैल्यूट नहीं मारेगा अगर वो भारत वाला है। ये यहाँ पर नियम थे, है ना। दूसरा और तीसरा कारण था कि जो ये अपने बंदूकें थी, बंदूकें पहले थी ब्राउन बेस, ब्राउन बेस। इस ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। किसका? एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया, जिसके कारतूस जो होता है ना, जिसे हम आम भाषा में गोली कह देते हैं, ऐसे वाली जो कारतूस होता है, इस कारतूस के इस तरफ लगा होता था डार्ट, और वो जो डार्ट थी, डार्ट में मिला होता था गाय और सुअर की चर्बी। गाय और सुअर की चर्बी इस पर लगी होती थी, इसके अंदर मिली होती थी। तो भारतीय कुछ जो सैनिक थे, वो जैसे मंगल पांडे ब्राह्मण थे, जनेऊधारी ब्राह्मण, है ना, वो गायों को माता मानते, हिंदू गायों को माता मानते हैं, लगभग भारत में जो गायों को माता मानते हैं ना। और सुअर जो है वो मुसलमानों के लिए हराम है कि उसका बस वो मीट मुंह में नहीं लगना चाहिए, कुछ भी हो जाए वो मीट ही नहीं होना चाहिए सुअर का। ठीक है, सुअर जो है वो इस्लाम में हराम है, और गाय जो है वो हिंदू धर्म में आराम होती है, सॉरी आराम नहीं, माफ कीजिए, हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसलिए अगर गाय और सुअर दोनों की चर्बी होगी तो हिंदू भी संघर्ष करेगा और मुसलमान भी संघर्ष करेगा। ये यहाँ पे नियम हुए थे, यहाँ पे इस कारण से ये क्रांति भड़क गई थी। अब ये बात को बेरो चाल जाए भाई, एक पांडे साहब ने, मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे के हो, एक बार आप गए जिया अठे कोई मंदिर हो, मंदिर में पूजा पाठ कराओ, और गंगा नदी के मां बने, सॉरी गंगा नदी को नहीं, यमुना नदी के मां बने, छलांग लगा दी, छलांग लगा के नहा धो के बाहर निकलो निस्सर ताई, और साइड में जहाँ आगे निकलो उधर राह में एक बंदो आ गयो, राह में एक मानस आयो, मानस आगे पांडे ने कहा पांडे जी क्या हो, नहा लिया गे? क्या हाँ। पाप दुप गया गे? क्या और? क्या क्यों मजाक करना रहे हो पांडे जी, क्यों थारो धर्म भ्रष्ट कराने लाग रहे हो? ठीक है, तो वो आदमी आगे टप गया, पांडे आगे उड़ गया, पांडे आगे गया, आगे की है एक, कहते हैं कि वहां पर मतलब एक स्टोरी है, असल में ये हुआ था नहीं हुआ था मुझे कंप्लीट पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति आया था, पहले क्या छुआछूत ज्यादा थी, पांडे जी भी थोड़ी बहुत करते होंगे, मेरे को कंफर्म नहीं है। तो इन्होंने इसको कहा कि तू थोड़ा सा दूर हो जाकर मेरे को टकरान आ जाए, धर्म भ्रष्ट कर दिया, आ गया। तो ये जो व्यक्ति है ये अछूत माना जाता है। इस अछूत व्यक्ति ने कहा कि पांडे जी मेरे छूने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, गाय की चर्बी तो खुद खा रही हो। इस पांडे जी को गुस्सा आ गया, बोला के सबूत है तेरे, बता क्या वो कहते हैं, तू मन सावल स्पष्ट बात बता, फिर तो मैं तेरे बता दूंगा जे गलत है तो। कह पांडे जी जिको थे कारतूस यूज करो नहीं बिंगी तो बात सारा पासा फैल रही है, बिंगी जिकी डाल टाइपिंग में कह गागी सूर की चर्बी लगड़ी है तो मुंह पट लियो बिना खा जाओ रही यार नहीं यार। पांडे जी कह जे आवाज झूठे तो, का झूठे तो गोली मार दी, जे आवाज झूठ हुआ तो बितरा गोली मार दी मैंने, आ बात कह दी। ये मंगल पांडे जो है, ये बात है 29 मार्च की, ये 29 मार्च की बात है। ये पांडे जी बठो दोटो छोड़ा बहादुर आपकी छावनी माजे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं रेजिमेंट के बैरकपुर छावनी की 34वीं एनआई के ये सिपाही थे मंगल पांडे। ठीक है,
अब पांडे जी गया जनरल बाग कने, जनरल बाग कन गयो। बाग बोलियो के बाग ने कहो कि साहब ये बात है, कहे यार पांडे मेरे पर विश्वास को नहीं करता, समझ में को नहीं। पांडे जी थोड़ा निश्चिंत होया, निश्चिंत हो गए। बारह नीसरिया, बारह नीसरिया दिन बारह एक बंदो आयो, इसको नाम पता को नहीं, मेरे याद को नहीं के है। एक मुसलमान व्यक्ति आयो, आंगी सी छावनी में एक सिपाही हो बन के लियो यार पांडे जी बात आ है, आ बात साची है। पांडे जी बोले सच बता दे, कहो कन्फर्म लो पर लीक। तो पांडे जी आया, जनरल बाग बैठे हो, एक और आदमी सागे यूसन के सागे, जनरल बाग और जनरल यूसन ये दोनों सागे बैठे, चाह पीने लाया, गप्पा मारा, बेटा ताली मार मार के हंसा। पांडे आयो, कारतूस खोलियो, कारतूस खोल के बंदूक में भरियो, बोलियां थोड़ा सा लकड़ी से मार के मां करियो, करता ही पहली गोली दी जनरल बाग गए, कल दिया मां, जनरल बाग को इसने मार दिया। उसके बाद दूसरी गोली जनरल यूसन को मार दी। ठीक है, दोनों अधिकारियों को मार दिया गया यहां पर। ठीक है, यह था तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण। हमने क्रांति की जो दिनांक थी वो क्या लिखी थी, 31 मई। ठीक है, यानी कि सोची समझी दिनांक तो ये है, लेकिन पहले 29 मार्च को पहले काम कर दिया इन्होंने, है ना। ये एक इस क्रांति के विफल होने का कारण माना जाता है, पहला कारण, तत्कालिक कारण ये था। ठीक है, अब मंगल पांडे को पकड़ लिया गया 8 अप्रैल 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी दी गई। कहते हैं कि मंगल पांडे को जब फांसी देने लगे तो वहां के सभी जल्लाद भाग गए कि कुछ भी हो जाए पांडे जी ने फांसी को दिया, थारा जच्चा बयां कर लियो, पांडे जी ने फांसी को दिया। ठीक है, आ बात होगी। 8 अप्रैल 1857 को किसी भी एक आधे को जल्लाद ने पकड़ के लिए मंगल पांडे ने फांसी दे दी। 10 मई यानी मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, है ना। 10 मई 1857 की यह बात है, मेरठ में विद्रोह हो गया। कहाँ हो गया, मेरठ। अच्छा थाने उठाया कि मेरठ यहाँ लिखी जाए अंग्रेजी में, MERUT, वो मेरठ लिखे है मेरे। अब कई जना कहेगा सर जी वो तो मीरठ है, कई कैसे म्यूट है, नहीं ये मेरठ है। ठीक है, उस समय अध पढ़े लिखे से वो कह नहीं आंधा मकानो राज्यों को दिशा से पढ़ेड़ा लिखना होता है, जिया ताबाई में लिखियो चाल पड़िया, वह बात होती है। अगली तारीख है 11 मई 1857। मंगल पांडे ने यहां पर एक नारा दिया था मारो फिरंगी का। ठीक है ना। 11 मई 1857 को दिल्ली में विद्रोह हुआ, दिल्ली में विद्रोह। ये 34 नेटिव इन्फेंट्री वाला ये बाज गया, दिल्ली कहीं उड़ गया। ठीक है नहीं, दिल्ली में विद्रोह हुआ और दिल्ली में क्या किया इन्होंने, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर 80-82 साल को बूढ़ियो मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह। ठीक है, 1857 की क्रांति का ये मुगल जो अपने सेनापति घोषित कर दिया इन्होंने कि हमारा जो हमारी तरफ से युद्ध लड़ेगा हमारा राजा ये है। बहादुर शाह जफर को पुनः से मुगल बादशाह घोषित कर दिया उन्होंने। बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया, बादशाह घोषित कर दिया, पुनः एक बादशाह बना दिया कि भाई तू राजा है मारो, तू आ जा। ठीक है, जफर खान या जफर जो था, ये बहादुर शाह जो जफर था, इसने अपने सेनापति बख्त खान को विद्रोह का नेतृत्व करता बना दिया। मतलब एक करके हो भी कह दिया तो बहादुर शाह जफर तू मारो सेनापति है, सॉरी वो राजा है, तुम मारो राजा क्या बहादुर शाह जफर यहाँ हो बस जिले लाई बन गयो जमा। ठीक है, अब 82 साल को डेढ़ दिन जाके आप कह दियो भी तू राजा है तो वो यहाँ छोड़ो जेव जमा, और शुद्ध बुद्ध खो गयो भी नहीं कौन ठा हो गया आप थोड़ो यहाँ ना करना चाहिए, है नहीं। दिल्ली में शस्त्रागार प्रमुख विलोबी ने आत्मसमर्पण कर दिया। दिल्ली में इसके यहाँ पे जहां पर ये रहता था वहां पर एक शस्त्रागार था, शस्त्रागार। अब शस्त्रागार है तो वहां पर एक इंचार्ज भी होगा, इंचार्ज था विलोबी, विलोबी था अंग्रेज। इसने आत्मसमर्पण कर दिया कि भाई जी मारियो ना, मैं तो उठाई थे ले जो जिको ले जाओ है। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी हुडसन, एक व्यक्ति था अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था हुडसन, इसने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया। अब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया
बहादुर शाह जफर को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। हो गया। कहां से किया, तो हुमायूं के मकबरे से। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, ये हुमायूं का मकबरा जरा कमेंट कीजिए। आप कमेंट नहीं करते हैं, आप लाइक नहीं करते हैं क्लास को, आप शेयर भी नहीं करते हैं। बीच बीच में थोड़ा जैसे टाइम मिले ये लाइक और शेयर वाला बटन दबा दिया करो, ठीक है। इनको कोई घाटो को नहीं, थारा कोई अकाउंट में पैसा को कट्टा नहीं, कोई मेरे बर्गर नहीं हौसलो बने कर देख लो। तो हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इसको भेज दिया गया रंगून। रंगून वर्तमान म्यांमार, ठीक है। इस विद्रोह का वर्णन एक व्यक्ति ने किया जिसका नाम है मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब उर्दू के बहुत ही बेहतरीन शायर है, मिर्जा गालिब, है ना। ये है, ये हुआ था यहाँ पे विद्रोह, ठीक है। मई 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 बस मई गई आ गया। विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। 1857 की क्रांति के परिणाम क्या थे इसको दबाने के बाद में, तो परिणाम ये हुए कि पहली बात तो 15 महीने तक विद्रोह, मतलब लगभग 15 महीने लगे विद्रोह को दमन करने में। 15 महीने विद्रोह के दमन में लगे, पहली चीज। विद्रोह के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो गया और शासन लगा ब्रिटिश ताज का। ब्रिटिश ताज, इसका शासन भारत में लग गया, ठीक है। 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858 को महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा गया मिंटो पार्क में, ठीक है। EIC का गवर्नर जनरल यानी कि GGIG को नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इस पद को कर दिया वायसराय, वायसराय, ठीक है। 1858 के बाद में भारत का जो शासन था वो भारत सचिव के हाथ में आ गया, भारत सचिव का पद आ गया यहाँ पे, ठीक है। भारत सचिव के लिए 15 सदस्यों की कमेटी बनी। इसके लिए कमेटी बनी थी, क्या बनी थी, कमेटी। कमेटी बन गई जिसमें 8 तो सदस्य थे ब्रिटिश, ब्रिटिश संसद से, और 7 जो सदस्य थे वो थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। इसके बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, सेना का पुनर्गठन किया, सेना का पुनर्गठन किया, हो गया। पुनर्गठन के लिए पील कमीशन का प्रयोग हुआ और सैन्य अनुपात, इसमें सेना में सैन्य अनुपात जो थे वो यूरोप और भारत की सेना जैसे हुआ, यूरोप की सैन्य और भारत की सेना, ठीक है, इसमें हुआ। यूरोप की सेना का 1 और भारतीय सेना का 2, यानी कि 1 सैनिक अगर यूरोप को है तो 2 सैनिक भारत का होना चाहिए, ये काम हुआ, यानी कि यूरोप से दुगने भारतीय। कारण इसका क्या था कि जब भी युद्ध में जाए तो यूरोपीय कम मरे, भारतीय ज्यादा, ये कारण थे इनके, ठीक है। अब असफलता के कारण क्या थे, पहले तो किए परिणाम, अब थे कारण। पहला, विद्रोह का स्वरूप सीमित, नंबर 1। दूसरा, देसी रियासतों के राजा, जमींदार और साहूकार अंग्रेजों के साथ थे। राजा प्लस जमींदार प्लस साहूकार किसके साथ थे, अंग्रेजों के, ठीक है। नंबर 3, भारत में योग्य नेतृत्व का अभाव, योग्य नेतृत्व का अभाव था, ठीक है। विद्रोह में संगठन का अभाव, संगठन नहीं था, असंगठित, असंगठित विद्रोह, ठीक। उद्देश्य निश्चित नहीं है, उद्देश्य निश्चित नहीं है,
यानी कि कोई तो अपने राज्य के लिए लड़ रहा है, कोई वो गोद निषेध नीति के लड़ रहा है, कोई अपने हक के लिए लड़ रहा है, कोई किसी के लिए लड़ रहा है, कोई किसी के लिए लड़ रहा है, कोई गाय और सूर वाले वो कारतूस हटाने के लिए लड़ रहा है ना। योग्य नेतृत्व किसी के पास नहीं है, विद्रोहियों के पास सीमित संसाधन थे, शिक्षक वर्ग उदासीन था, यानी शिक्षक वर्ग इसमें आया ही नहीं। तो ये तो थी जो 1857 की क्रांति है उसकी एक मुख्य रूपरेखा, हमने रूपरेखा बना दी, ठीक है, कि कैसे कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था, क्यों क्यों हुआ था यहां से। अब इसमें जो लड़ने आए थे वो कौन कौन आए थे? 17 से तो आया था रंगोजी बापूजी दास गुप्ते नंबर 1, इलाहाबाद से लियाकत अली, फैजाबाद से अहमदुल्ला, बिहार से कुंवर सिंह और मंदसौर से फिरोज शाह, असम से मणिराम दत्ता और उड़ीसा से सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही, गोरखपुर से गजोदर सिंह, मथुरा से देवी सिंह, मेरठ से कदम सिंह, बरेली से खान बहादुर, ग्वालियर से आया था अपने तात्या टोपे, ठीक है, झांसी से हमारी रानी लक्ष्मीबाई आई थी और अवध से आई थी बेगम हजरत महल। अब देखो अलग अलग जना, ना कोई विचार बंदियो ना कोई बात है, आपने छोड़ो बन, आपने आ जाओ इन बार राजस्थान आ जाओ, राजस्थान में आ जाओ। क्या है राजस्थान की क्रांति? राजस्थान की क्रांति की अगर मैं मुख्य बातें शुरू में बात करूं तो पहले तो कारण क्या थे राजस्थान में? तो कंपनी का राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, इनकी कंपनी जी की है वह राजा का करना जानती, कहती राजा जी थारी सेना इया नहीं इया होनी चाहिए, इया नहीं इया होनी चाहिए, थारे घर को नक्शो खराब है, थारे घर में अठ ओ ईशान कौन है, बठा नेतृत्व कौन है, वो फलानिया कौन, पानी हटना रखे करो, दिन का दिन उठ के तब तो पानी पिए करो, इया करे करो, बिया करे करो, लक्षण करे करो, बहुत ज्यादा कर दियो वहां, ठीक है। तो पहलो काम तो हो रहा। राज्यों में उत्तराधिकार प्रश्न पर असंतोष, यानी कि अगर किसी राजा के संतान नहीं होती थी तो अंग्रेज कहता संतान को नहीं राज्य मारो है, बिना ही काम का। देखो बेटा बन गए तो आया व्यापारी, काम देखियो थे आगा पहला, बन गए क्या आया व्यापारी। अब व्यापारी बन गए आया और आपने पर राज करना है तो बेशर्मी जमा है। उत्तराधिकार के प्रश्न पर या गोद निषेध नीति लगा दी। सामान्य जनता की ब्रिटिश विरोधी भावना, सामान्य जी की जनता है नहीं बिंग सगे ब्रिटिश विरोधी भावना रखती, यानी कि जो सामान्य जनता है वो ये समझती थी कि ब्रिटिश जो है वो हमारे लिए बेकार है, खत्म हो रहा, खराब हो रहा बंदा है, हमारे लिए ब्रिटिश मतलब दानव राक्षस दैत्य ये होता है। राज्यों के आर्थिक मामलों में कंपनी का हस्तक्षेप, राजा कोई काम करियो है तो कहता ले आओ टैक्स मान दियो, और थन के काम को दिया भाई टैक्स, ठीक है, बिन्ने ही काम का आर्थिक मामला। राजा जी थार जमीन कितनी आया तो वित्ती आया वित्ती आदि मान दे दियो, राजा जी बिनु की तो टैक्स आवा के तो का 4,000 के मान मिनट दे दुका दियो, राजा जी बिनु के आवा कही को मान दे दियो, हर मामलों में हस्तक्षेप करते थे, ठीक है। अब तत्कालिक कारण भाई एनफील्ड राइफल वाला जी को बता दियो पहले। क्रांति की मुख्य सैनिक छावनियां राजस्थान में देखो क्या थी, कौन कौन सी मुख्य सैनिक छावनियां थी राजस्थान में? पहली सैनिक छावनी जोधपुर लीजन, ये एरिनपुरा में थी, पाली में। जोधपुर में मोकमेसन था, ठीक है। मेर रेजिमेंट ब्यावर में थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद में थी। अजमेर में मेजर शावर्स जो था वो अपने उदयपुर में बैठा था। बेल रेजिमेंट खेरवाड़ा उदयपुर में थी। कोटा जो थी, कोटा रेजिमेंट वो देवली टोंक में थी, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एक और थी मालवा मेवाड़ राजपूत रेजिमेंट नीमच ग्वालियर में। 19 मई 1857 को एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। माउंट आबू जो था वो मुख्यालय था पैट्रिक लॉरेंस का, ठीक है ना, माउंट आबू वाला। अब नसीराबाद विद्रोह, पहली नसीराबाद छावनी विद्रोह देखो क्या है। नसीराबाद छावनी में बख्तावर सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह होता है। बख्तावर सिंह यहाँ पर नेटिव इन्फेंट्री का एक सैनिक था और नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और तोपखाने पर अधिकार कर दिया। मेजर स्फटिसवुड और न्यूबरी की हत्या कर दी, ठीक है, और दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। 8 मरिया, मंगल पांडे 2 मरिया, कौन कौन मरिया है? मेजर स्फटिस और न्यूबरी। वहां कौन कौन थे? बाग और हुडसन, सॉरी यूसन। हुडसन कौन था बताओ, हुडसन कौन था? कमेंट कीजिए हुडसन कौन है। पहले पीछे बात करके कहें हम हुडसन के बारे में। अगला विद्रोह नीमच। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में शस्त्रागार में आग लगा दी।
चक दे फटे। विद्रोही सैनिक चित्तौड़गढ़, हमीरगढ़ तथा बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा जा पहुंचे। शाहपुरा चर्चा की है हमने काफी शाहपुरा के बारे में। राम स्नेही संप्रदाय की पीठ शाहपुरा में है। शाहपुरा भीलवाड़ा का एक अभिन्न अंग है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है ना। शाहपुरा में और क्या चीजें प्रसिद्ध है? होली है क्या कोई शाहपुरा में? बताओ, कमेंट कीजिए। होली वगैरह है क्या? यहाँ के जागीरदार उनको रसद मुहैया करवाई, यानी जागीरदारों को शाणु आदमियों ने रसद दे दी, राशन दे दियो। शावर्स ने कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ सैनिकों की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। एक कोटा, बूंदी, मेवाड़ ए बड़ा बेकार ठिकाना होता भी टाइम का। ए अंग्रेजा का तो यहाँ मान के चलो ताड़वा चाट लेता सीधा, यहाँ तड़ा है नहीं जिका बूटड़ा बे चाट लेता है शकोजा। एरिनपुरा विद्रोह 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन के मोती खान, सूबेदार शीतल प्रसाद तथा तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। ये नाम याद रखने आपको, सूबेदार मोती खान, सूबेदार शीतल प्रसाद, तिलक राम, ये नाम। इन्होंने चलो दिल्ली मारो फिरंगे का नारा दिया और दिल्ली की ओर कूच कर दिया। औवा के ठाकुर कुशाल सिंह इनसे मिला और औवा ले गया। ओज को आदमी है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, एक नंबर को खतरनाक आदमी है, गजब को योद्धा है वो मेरे हिसाब तो, ठीक है। औवा में विद्रोह आपने राजस्थान में अगर क्रांति संबंधित प्रश्न आवे तो या तो एरिनपुरा में आवे या फिर औवा में आवे। ज्यादातर दो ही प्रश्न आवेगा, या एक वो पैट्रिक दौरे साल हुआ, ठीक है नहीं। देखो क्या औवा में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया। पहली बात ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 8 सितंबर को औवा, असोप, अलनियावास, लांबिया, गुल्लर व रूडावास के विद्रोही सैनिकों की संयुक्त सेना ने बिठोड़ा पाली में कैप्टन हितकोट और महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को हराया। तो ये कहते हैं बिठोड़ा का युद्ध कहाँ कब हुआ? 8 सितंबर 1857, ठीक है। बिठोड़ा कट्ठा है तो पाली गमा हरायो किन? हितकोट ने और कैप्टन महाराजा तख्त सिंह ने, ठीक है। हराने वाले बंदे को एक नेतृत्व करता कौन है? ठाकुर कुशाल सिंह, ठीक है। ए कोई कौन पूछे? असोप, औवा, अलनियावास कोई कौन पूछे? पूछा कौन? 1 तारीख जिज्ञा और हारने वाला बंदा, ठीक है। 18 सितंबर 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों तथा पॉलिटिकल एजेंट मॉकमेसन के मध्य चेलावास पाली का युद्ध हुआ। एक ओ युद्ध याद करने में ध्यान रख लीजिए। इस युद्ध में मॉकमेसन का सिर काटकर औवा के किले पर लटका दिया गया। इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जनवरी 1858 में ब्रिगेडियर होम्स ने औवा पर अधिकार कर किले पर अधिकार कर लिया, ठीक है। इसमें क्या है, एक बात थी, ये जो ब्रिगेडियर होम्स था इसको एक बात पता लगी कि औवा में जो औवा है, औवा के किले में एक मूर्ति है। मूर्ति है, किसकी मूर्ति है? तो वो मूर्ति थी सुगाली माता की। सुगाली माता को 10 सिर और 54 हाथों वाली देवी कहा जाता है। 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कहा जाता है। नंबर 2, कहते हैं कि ये जो मूर्ति है ये औवा के चंपावतों की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? औवा के चंपावतों की मूर्ति है। ठाकुर कुशाल सिंह की औवा के ठाकुर जो थे चंपावत ठाकुर थे, कुशाल सिंह देव तो थे, इनकी कुल देवी मानी जाती है ये, ठीक है। ये उस सुगाली माता की मूर्ति है, 10 सिर 54 हाथ, ठीक है। ये जो ब्रिगेडियर होम्स है ये पहले तो कहता है ऐसा थोड़ी होता है, मूर्ति की कोई कृपा थोड़ी होती है, लेकिन जब ये 2-3 बार इन्होंने जो हराया है तब इसको ये विश्वास ही हो गया। इसको विश्वास मान लीजिए, अंधविश्वास मान लीजिए, कुछ भी, इसको ये विश्वास हो गया कि शायद ये मूर्ति कुछ ना कुछ कर रही है, और इसने इस मूर्ति को यहाँ से चुरवा लिया और चोरने के बाद में इसको एक संग्रहालय में रख दिया, ठीक है। तत्पश्चात ये काम हुआ, तब ब्रिगेडियर होम्स को भी ये विश्वास हो गया कि भाई कुछ ना कुछ तो है इस मूर्ति में, है ना। ये बात हुई थी। आगे देखो, आगे कोटा में विद्रोह। कोटा में विद्रोह हुआ। कोटा में लाला जयदयाल और मेहराब खान, ये कोटा विद्रोह तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लाला जयदयाल, मेहराब खान, इनके नाम तो डायरेक्ट पूछे गए हैं। नेतृत्व में 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह हुआ। राजस्थान का सबसे सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई है। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काट दिया, कैप्टन बर्टन का सिर काट दिया और पूरे कोटा में घुमाया। सिर्फ 2 काट चुके हैं, हम देख लेना। एक तो ऊपर काटा था औवा में मॉकमेसन, और एक काटा है इसका कैप्टन बर्टन का। महाराव राम सिंह को
कोटा दुर्ग में कैद कर लिया महाराव राम सिंह सेकंड। ठीक है, ये सेकंड राम सिंह है, कोटा दुर्ग में कैद कर लिया। समापन देखो कब हुआ इस क्रांति का समापन, जून 1858 को अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों में पुनर्धिकार कर ताता टोपे मेहराब खान लाला जयदयाल को फांसी दे दी। इन खातरों का समापन हो गया। असफलता के कारण नंबर 1, अधिकांश राजाओं महाराजाओं का अंग्रेजों को सहयोग, वो तो इंपॉर्टेंट कारण है। क्रांति का निश्चित समय से पहले शुरू हो जाना, 10 मई होनी और 18 टाइम पहला सट चुकी है, 31 या 29 की मार्च है, बी टाइम या 31 मार्च ने क्रांति स्टार्ट होगी। क्रांति का सीमित स्थानों तक ही होना, यानी कि बड़े लेवल तक कभी क्रांति पुगी को नहीं है। विद्रोह का समय एक न होना, अलग अलग, मतलब ये कह दिया कि चूठिया सा बूढ़े अंग्रेजी सरकार ने कभी इकट्ठे कभी इकट्ठे कभी इकट्ठे, एक जगह सटीक बार हो को नहीं कभी, है नी, मतलब कि जहां पर सारी सुइयों को इकट्ठा करके बाला बना के फेंकना था, वहां पर ये सुइयां चबो रहे। कुशल संगठित नेतृत्व का अभाव, नेतृत्व नहीं था असली। क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल का अभाव। परस्पर तालमेल कैसे कि कोई सैनिक तो कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, अब विश्वास नहीं कर रहे किसी पर, एक दूसरे पर। ठीक है, नेतृत्वकर्ता जो है वो कह रहे हैं कि नेतृत्वकर्ता मैं, नेता मैं, सगड़ा मैं हो रही है ना। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि शासकों की क्रांति के प्रति बेरुखी। मेवाड़ का शासक कहता मरो दल गया मां पड़ो मन के ठा, मारवाड़ कहता मन के ठा, यानी कि शासक जो है वो खुल के कभी आगे ही नहीं आए। उनको ये लगा कि अगर क्रांति विफल हो गई तो अंग्रेज हमें नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये अगर ये शासक यहाँ पे साथ मिल जाते हैं मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर वाले, तो शायद क्रांति का रुख कुछ और ही होता, शायद हम 1857 में ही आजाद हो जाते। ठीक है, मैं तो आजाद क्या गई यार, आधा विचाली होता। क्रांति के परिणाम, राजस्थान के शासकों को अंग्रेजों ने शिक्षा, उपहार और उपाधियां देना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब राजा नाप का नहीं कर लिया। सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया तो अंग्रेजों ने सामंत व्यवस्था समाप्त कर दी। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया ताकि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर नौकरशाही में भर्ती किया जा सके। अपने सैनिक तथा व्यापारिक हितों के लिए यातायात साधनों का विकास किया। अब इसके बाद 1857 के क्रांति के बाद में भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हो गया। यहां है आपकी क्रांति एंड। ये थी 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की जो क्रांति है इसको महान क्रांतियों में जोड़ा गया है, लेकिन ये क्रांति कभी खुलकर नहीं हुई। अगर ये क्रांति निर्धारित समय पर हो जाती तो शायद अंग्रेज उसी समय भाग जाते, शायद हम 90 साल पहले आजाद हो जाते, है ना, 90 साल पहले हम आजाद हो जाते अगर ये क्रांति समय पर ही हो जाती, अगर मंगल पांडे पहले ये काम न करता। ठीक है, अब तो ये अगर की बात है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, 1947 में आजाद होगी, कोई बात नहीं। ये जो क्रांति है, ये जो क्रांति की जो क्लास मैंने आपके साथ यहाँ पे साझा की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इससे पहले जो हमने भारत में क्रांति की थोड़ी रूपरेखा देखी, बाद में राजस्थान में क्रांति का जो थोड़ा एक चरण देखा, इसमें क्या होता है कि ये सब पढ़ना जरूरी होता है। पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। पहले पढ़ने का एक नियम होता है, देखो पढ़ने का ना एक नियम होता है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वो चीज क्या है। ठीक है, दूसरी बात उस चीज के होने का कारण क्या है। तीसरी बात अगर वो चीज हो गई उसके कारण भी पता चलेंगे तो उसके परिणाम क्या है। अब परिणाम भी हो गए, ये तीनों चीजें हो गई। अब ये परिणाम अगर आया तो ये क्यों आया, ये 4 चीजें होती हैं, चारों चीजें हमें करनी जरूरी है। ठीक है, अब ये जो काम है, अब आपका काम इसमें क्या है कि आपको एक कॉपी लेनी है, एक पेन लेना है और इनको नोट बाय नोट उतारते जाना है। ठीक है, मैं ये जो पीडीएफ है ये आपके उसमें डाल दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस पीडीएफ को, आप वहां से इसको देख लेना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में आप मेरे को जरूर बताइए। आप देखिए क्लास को लाइक नहीं करते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए इसको। हर एक व्यक्ति के पास से जैसे सब्सक्राइब हो जाए, आपके दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचा दीजिए। आपके आसपास अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसकी वहां तक पहुंचा दीजिए, है ना, ताकि हो सकता है कि किसी को मदद मिल जाए, पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती, है ना। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, कल फिर मिलेंगे एक और महासंग्राम के साथ, किसी और कक्षा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।